नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत बैठी है जो अपने परिचय की मोहताज नहीं है। गांव रुस्तमगढ़ जो खैर विधानसभा का एक गांव है, अपने आप में फेमस है। वहाँ की एक शख्सियत मैं आपको रूबरू कराता हूँ, परिचय कराता हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। आदरणीय सतीश चंद्र नायक जी, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सतीश चंद्र नायक बंजारा है, गांव रुस्तमगढ़ है, तहसील खैर है, जनपद अलीगढ़ है। आदरणीय सतीश चंद्र नायक जी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे। 10-15 साल से लगभग मैं देख रहा हूँ, लगभग 15 साल हो गए। अब आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा आदरणीय सतीश चंद्र नायक जी को राष्ट्रीय महासचिव पार्टी में मनोनयन किया गया है। आपको बधाई बहुत बहुत। आपको भी। आप मुझे बताइए, एक साथ ऐसा क्या हुआ, क्षेत्र की जनता भी जानना चाहती होगी, सबके दिलों में ये सवाल उठ सकता है कि आपके द्वारा समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थाम लिया और आज राष्ट्रीय सचिव महासचिव आप बने हैं। क्या कारण रहे, आप मुझे विस्तार से बताएं। मेरा एक ही कारण रहा, मुझे राजनीति शुद्धिकरण समाजवादी में नहीं दिखाई दिया। जो समता मूलक की बात करते थे, समता मूलक राजनीति की बात करते थे, वो दिखाई नहीं दी, इसलिए मैंने छोड़ दी। आपने एक सवाल मुझसे किया है, राजनीति शुद्धिकरण। मैंने राजनीति पार्ट आज तक पॉलिटिक्स बहुत देखी है। आदरणीय विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं और भी बड़े लीडरशिप हैं। मैं कभी न कभी उनसे मुखातिब होता रहता हूं, लेकिन आप पहली ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मुझसे कहा राजनीति शुद्धिकरण, एक नया शब्द, एक नया तड़का। राजनीति शुद्धिकरण आखिर है क्या? उससे पहले, जानने से पहले हम इन्हों से एक सवाल और पूछते हैं कि आपके द्वारा जो राजनीति शुद्धिकरण की बात कही जा रही है, आप इतनी ऊर्जावान तरीके से प्रेरित हैं, ये ऊर्जा आई कहाँ से? ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि ये ऊर्जा कहाँ से आई। ये तो ईश्वर की कृपा है, कहाँ से आई मैं भी नहीं जानता। इतना अवश्य जानता हूँ कि राजनीति शुद्धिकरण के बगैर हिंदुस्तान में कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। आप अपने लंबे समय से ऑल इंडिया बंजारा संघ के लिए भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बंजारा समाज के लिए, और वर्तमान में वीर लखी शाह सेवा संस्थान के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं बंजारा समाज के लिए, उत्थान के लिए। आखिर बंजारा समाज बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, उभर के क्यों नहीं आ पा रहा है, राजनीति में अपनी पहचान क्यों नहीं बना पा रहा है? क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण आप राजनीतिक शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं और आज आपको राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में? आप मुझे बताइए कि आपकी समाज का उत्थान कैसे हो? हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सिर्फ इसीलिए गए हैं कि हमें ओम प्रकाश राजभर जी में राजनीति शुद्धिकरण दिखाई दिया और उधर समता मूलक राजनीति दिखाई दी, इसलिए हम वहाँ गए। वहीं हमें समता मूलक भी नज़र आ रहा है, राजनीति शुद्धिकरण भी नज़र आ रहा है, इसलिए हम उधर गए और हमें उम्मीद है
कि हमारी समाज का उत्थान और विकास अवश्य होगा और अन्य पार्टियों में अभी समता मूलक नहीं है। तो आपको आपकी पार्टी का गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी से, सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई। आज भारतीय सोहेलदेव जो पार्टी है, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहा। ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन टूट गया? शुद्धिकरण नहीं, मेन बात शुद्धिकरण नहीं, अशुद्धिकरण था। जैसे उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, वो नहीं था। ओम प्रकाश राजभर जी चाहते थे कि सत्य का साथ और सबका विकास हो। तो इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक शक्तिशाली स्लोगन और प्रभावशाली स्लोगन था कि सबका साथ सबका विकास। क्या आप मानते हैं सबका साथ सबका विकास हुआ? नहीं हुआ। तभी तो जब नहीं हुआ, क्या हो सकता है? नहीं, इस तरीके से तो नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का अगर यही नारा रहा सबका साथ सबका विकास, तो कभी नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई किसान अपनी खेत में फसल उगाता है और उसमें खरपतवार पैदा, किसान तो आप भी हैं। जी बिल्कुल हैं। तो किसान वाली बात बताइए, चलो किस तरह हो सकता है? हाँ, अगर खरपतवार खेत में अगर हो जाए तो वो हमारी फसल को आगे नहीं बढ़ने देगी। जब तक हम उस फसल में से उस खरपतवार को उखाड़ कर अलग नहीं फेंक देते। आपका कहने का मतलब है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पॉलिटेक्निक होल्डर हूँ, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग से मैंने भी डिप्लोमा किया है। मैं एक पॉलिटेक्निक इंजीनियर और दूसरा व्यक्ति जो मेरा सहायक होगा 8वीं या 10वीं पास होगा, दोनों एक साथ विकास नहीं कर पाएंगे। जी भाई, टेक्निकल है। आप किसान की बात कर रहे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ। गेहूं की फसल, आप भी समझिए, गेहूं की फसल जब उगाते हैं हम लोग, उसमें खतुआ एक खरपतवार होता है जिसमें से पशु भी चारे में खाना पसंद नहीं करते हैं। उसको किसान बीन कर उखाड़ कर उससे अलग करता है, उसका विकास अलग होता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि खतुआ खराब है, नहीं, खतुआ खराब नहीं है। खतुआ का हरा खाद बनता है और किसान उसके लिए उसे अलग करता है और हरी खाद के लिए उसे काट के अपने ही खेत में डाल देता है, जिससे गेहूं की फसल और मजबूत हो जाती है। आप मुझे बताइए, तो सबका साथ सबका विकास आप मानते नहीं हो सकता, फिर कैसे होगा? सत्य का साथ हो और सबका विकास हो। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर समझा दिया, अगर हम देसी भाषा में कहें, मान लो हम हमारी शुद्ध देसी भाषा में आ रहे हैं, आप ब्रज के रहने वाले कह सकते हैं, ठीक है। अब जब तक भ्रष्टाचारी सरकार में रहेंगे तब तक सबका विकास नहीं हो सकता। जैसे आप भ्रष्टाचारी कैसे कह रहे हैं भाजपा को? भाजपा ने एक स्लोगन दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। आज भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बहुमत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार है। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचार खत्म हो जब ही इस राजनीति की शुद्धिकरण हो पाएगा। कैसे मानते हैं आप सरकार में भ्रष्टाचार है? बताइए जरा। सबसे पहला भ्रष्टाचार तो सरकार ने ही किया है। आपने देखा होगा। कैसे किया सरकार ने भ्रष्टाचार? वही बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में। हाँ, अन्ना हजारे वाला आंदोलन हुआ था जी। आज किसानों का हो रहा है। हम अन्ना हजारे वाले आंदोलन की बात कर रहे हैं और आदरणीय अन्ना हजारे जी उस समय कांग्रेस की सरकार थी और वो लोकपाल लाना चाहते थे जी। अन्ना हजारे के बाद में अन्ना हजारे जी ने खूब हल्ला मचाया। वही बता रहा हूँ, अन्ना हजारे जी के साथ देने के लिए एक ऐसी टीम का गठन किया गया था जिसे प्री प्लानिंग हम कह सकते हैं। इस सरकार की जो प्री प्लानिंग थी, वो कौन कौन थे टीम में बताइए जरा। जब आप एक राज खोल रहे हैं तो मुझे बताइए। आपके चेहरे में बहुत ऊर्जा है, मुस्कान भी है, मुझे ज़रा बताइए वो कौन सी टीम थी? आप पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है यूथ मीडिया 24 न्यूज़ पर। जी।
और यूथ मीडिया 24 न्यूज़ पुनः आपका स्वागत करती है, क्योंकि आप भ्रष्टाचार के विरोध में बात कर रहे हैं। वो कौन सी टीम थी अन्ना हजारे के साथ आप कह रहे हैं, जरा राज खोलिए कुछ। सबसे पहले आदरणीय अन्ना हजारे जी आंदोलन के लिए तैयार किए गए। तैयार तो पहले वर्ग इनकी टीम हो गई थी। सबसे पहले अन्ना हजारे को इन्होंने सामने किया, बाद में रामदेव जी को लाया गया। हाँ, रामदेव जी ने भी आंदोलन किया था, साथ में आए थे। उसके बाद में केजरीवाल जी को लाया गया। केजरीवाल जी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसके बाद किरण बेदी जी को भी लाया गया। किरण बेदी जी भी थी। तो इन सब ने किया क्या, आप कैसे कह सकते हैं? वही तो बता रहे हैं किया क्या, बताइए, विस्तार से बताइए सबका। जब ये लोकपाल की मांग कर रहे थे, ठीक है, लोकपाल की ये मांग कर रहे थे, बाद में जब इनकी पूरी टीम गठित हो गई, उसके बाद में फ्रंट पर निकल कर आ गए मोदी जी। इस टीम ने किया क्या? वही बता रहे हैं, इस टीम ने किया क्या। इस टीम ने जनता का मुद्दे से ध्यान भटकाकर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। जैसे अन्ना हजारे जी ने क्या कहा? अन्ना हजारे जी ने कहा कि हम लोकपाल लाएंगे, जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। तो जनता यही चाहती है, जनता यही चाहती है कि यही सत्य है, यही सत्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, तभी विकास हो। भारत में जो केंद्रीय सरकार बनी, उनका भाजपा का ये नारा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। चलो, आपने बताया अन्ना हजारे जी के बारे में कि उन्होंने आंदोलन किया जी, ठीक है। उसके बाद आप रामदेव जी की बात कर रहे हैं, तो रामदेव जी ने ऐसा क्या किया, आप बताइए। रामदेव जी देखिए अब किया क्या, इन्होंने सबने पूरे हिंदुस्तान की जनता को अपनी तरफ किया, नहीं लुभावने। तो कौन सी बात? सतीश नायक जी जो कहना चाह रहे हैं उसको समझिए। अन्ना हजारे एंड टीम ने पूरे देश में आंदोलन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो मोदी जी ने उसे आकर बुना लिया पूरी सोची समझी साजिश के साथ। 30 तारीख के अंदर ये बिल पारित नहीं किया तो पूरे देश में जेल भरो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। टीम अन्ना ने एक बार फिर से सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाया। रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव के आंदोलन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में टीम ने ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद में 8 जून को अन्ना हजारे ने रामदेव के समर्थन में राजघाट पर एक दिन का उपवास रखा। आंदोलन अपनी रंगत खो रहा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस समय अन्ना बाबा रामदेव के काफी करीब आ चुके थे। दोनों की जुगलबंदी से किसे फायदा हुआ इसका तो पता नहीं, लेकिन जब 3 जून को अन्ना ने रामदेव के साथ एक दिन का अनशन किया तो मंच पर बाबा रामदेव ही छाए रहे। चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने नारा तैयार कर लिया है, ना अपराध ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। इस भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे, ये अन्ना हजारे जी ने किया। और रामदेव जी ने कहा कि बहुत सारा काला धन है विदेशों में, स्विस बैंक में काला धन है, उस काले धन को हम लेकर आएंगे। जनता को समझ में आ गया, नहीं बहुत हल्ला मचाया जाएगा, विदेशों में काला धन है, विदेशों में काला धन है। कुछ आदरणीय नेतागण जो शीर्ष नेतृत्व भाजपा के हैं, उन्होंने कहा 15-15 लाख खातों में आएंगे, 15-15 लाख आ सकते हैं हर आदमी के हिस्से में। हाँ। लेकिन चलो, तो ये इसकी उत्पत्ति आपने कहा लोकपाल की उत्पत्ति करने वाले अन्ना हजारे, काला धन की उत्पत्ति करने वाले रामदेव। तो उसके बाद आपने एक नाम और लिया, ऐसी शख्सियत है केजरीवाल जी का। अभी देखिए, इनको अन्ना हजारे जी लोकपाल को आज भूल गए, जब सरकार इनकी आ गई लोकपाल भूल गए। काले धन को आज हम लाला रामदेव जी कहेंगे। लाला रामदेव जी वो उस काले धन को भूल गए। एक बात बताइए, अगला नाम आपने बताया केजरीवाल जी का, अन्ना हजारे हो गए, रामदेव जी हो गए, और केजरीवाल जी ने क्या किया? केजरीवाल जी ने आईटी के तहत बहुत बड़ा तूल पकड़ा था इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल, और उस आईटी के माध्यम से ही ये आंदोलन आगे बढ़ा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे है आज की डेट में। हाँ, जन जन तक पहुंचाई। केजरीवाल जी ने वो आईटी के तहत इनकी नीति को, इनके इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया, और उस पर ये खरे नहीं उतरे जी। उसके बाद
उसके कौन बाद आया? उसके बाद किरण बेदी जी आई, उनको उपराज्यपाल बना दिया, वो बीजेपी में चली गई। तो सबको कुछ न कुछ मिला, किसको क्या मिला इस सब में? अरे इस सब में अन्ना हजारे जी को Z+ दे के शांत कर दिया, आप लोकपाल नहीं मांगोगे। ठीक है। लाला रामदेव जी को एक पूरे विश्व का बहुत बड़ा उद्योग दे दिया, पूरा बिजनेस दे दिया, जो आज हमारे आदरणीय रामदेव जी कहते हैं शुद्ध गाय का देसी घी खाइए और बच्चों को रोगों से मुक्ति दिलाइए। मैं आदरणीय बाबा रामदेव जी से पूछता हूँ, महोदय आपके पास कितनी गाय हैं? और आपकी गाय में दिखा दूँ वो रसिया वाली, जो रसिया से आपके पास जो घी आता है, आपका शुद्ध डाबर का देश, आपका शुद्ध पतंजलि का हनी दिखा दूं, जो 4 कनस्तर मधुमक्खी पालकों से खरीदे जाते हैं और बाकी का सारा चीनी से बनाकर स्पेन भेजकर वहाँ से ठप्पा लगा कर के ये लैब का टेस्ट किया हुआ देसी हनी है, उसे आप हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो सरकार ने ही किया पहले। जब ये 4-5 लोग टीम में थे, इसके बाद हुआ क्या? खेल क्या हुआ? क्या खेला हुआ? खेला, अभी एक शब्द आया था, खेला शब्द आया था, अभी दीदी ने बताया था खेला। क्या खेला हुआ? वो वही खेला हुआ जैसा कि अभी बंगाल में, जो अब खेले की बात कर दी तो हम बंगाल पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े लीडर गए थे बीजेपी के, पूरा बीजेपी की पूरी सरकार उधर पहुंच गई थी और वो खेला करने गई थी, और वो खेला इनसे हुआ नहीं। वो वहाँ बंगाल में नहीं, मैं इस खेले की बात कर रहा हूँ कि ये 5 लोग 7 लोग इकट्ठे, वही बता रहा हूँ। उधर उन्होंने खेला कर दिया, इधर इस 4 लोगों की जो चंडाल चौकड़ी जो टीम थी, 5 लोगों 4 की, बाद में मोदी जी आए, मोदी जी ने इनके क्रेडिट को भुना लिया। तो ये सोची समझी क्या राजनीति थी? ये बाजीगरी जो सोची समझी बता रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल थी। अगर ये नहीं होती तो अन्ना हजारे आज भी लोकपाल मांगते। आदरणीय जी, आदरणीय जी, आप उस आदमी के व्यक्तित्व को ग्रहण लगा रहे हैं जिसके जो है करोड़ों कार्यकर्ता देश में व्याप्त हैं, खड़े हुए हैं। क्या ये सत्य है? नहीं, देखिए, मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, एक सत्यता बयां कर रहा हूँ राजनीति शुद्धिकरण के अंतर्गत। बिल्कुल, अगर ये असत्य है तो आए बताएं। ये जो जिस चीज़ों की ये सब लोग चारों के चारों मांग कर रहे थे, वो आज कहाँ चली गई? काले धन की मांग बाबा रामदेव करते थे, आज क्यों शांत हैं? तो ये अशुद्धिकरण है, ये असत्य का विकास, इन्होंने असत्य का विकास किया है और सबका साथ लिया है। इसलिए आज ओम प्रकाश राजभर जी या सुभाषपा का ये नारा है कि सत्य का साथ और सबका विकास। अगर आज किसी का बेटा, एक IAS का बेटा बच्चा है 5 साल का, एक गरीब का बच्चा 5 साल का है, तो बच्चे तो दोनों ही हैं, एज दोनों की बराबर है। IAS के बच्चे को थोड़ी सी खरोंच लगाओ तो उसमें भी लाल ब्लड निकलेगा, और गरीब के बच्चे को खरोंच लगाओ तो उसमें भी लाल ब्लड निकलेगा। लेकिन इन्होंने इन दोनों में फर्क कर दिया कि ये IAS का है, ये गरीब का है। इन्होंने यहाँ फर्क कर दिया, इसलिए सबका साथ नहीं दिया। इन्होंने सबका साथ नहीं दिया, इन्होंने असत्य का साथ और सबका साथ लिया है और असत्य का विकास किया है। तो अब ये कैसे भ्रष्टाचार मुक्त जो भारत देश होगा, बताइए। ये सत्य के साथ से ही भारत देश मुक्त होगा। और राजनीति शुद्धिकरण, अभी देखिए काफ़ी लोकसभा में काफ़ी सांसद हैं। मैं तो एक दूसरी बात मानता हूँ, राजनीति शुद्धिकरण का मतलब होता है पारदर्शिता। जी, पारदर्शिता है नहीं जी, तो पारदर्शिता और राजनीति शुद्धिकरण को एक मानते हैं। क्या बल मिलता है पारदर्शिता से राजनीति शुद्धिकरण को? हाँ बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल बल मिलता है। लेकिन अभी जैसे मान लो सदन में जितने भी सांसद हैं, जरूरी नहीं है कि सारे वैसे ही हों, उनमें पारदर्शिता वाले भी हैं, जनता की आवाज़ उठाने वाले भी हैं, लेकिन उनकी असत्य वालों के साथ चलती नहीं है, असत्य वालों के साथ चलती नहीं है। जिस दिन ये राजनीति शुद्धिकरण सामने आएगा, उस दिन वो वहाँ से निकलकर उन असत्य वालों का साथ छोड़कर जहाँ राजनीति में शुद्धिकरण है वो लोग वहाँ जाएंगे।
तो मुझे एक बात और बताइए, मेरा आखिरी सवाल। मेरी आपसे बहुत ऊर्जावान मुलाकात हुई जी। मुझे आपका मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मुझे नई चीज़ सीखने को मिली है पत्रकारिता में पहली बार कि राजनीति शुद्धिकरण मैंने आपसे समझा, आपने सबको बताया। मुझे ये बताइए, क्या स्वयं के संकल्प पर आपकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है चुनाव लड़ेगी या गठबंधन का चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी गठबंधन की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन आज के दौर को देखते हुए हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी सरकार स्वयं बनाएगी। हम अपनी सरकार स्वयं बनाने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अरे ये तो आप चींटी चढ़ी पहाड़ वाला उदाहरण पेश कर रहे हैं। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। आप देखना, यही होगा, यही होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं से ये आप कह सकते हैं। अभी हमारा कारवां मैं तो कह सकता हूँ, नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मैं सत्य के साथ बोल रहा हूँ। आज कह सकते हैं, आज कह सकते हैं मुट्ठी भर कार्यकर्ता। अभी आप 2 महीने बाद देखिए, 2 महीने बाद देखिए, हर आदमी सत्य का साथ चाहता है। हर मजदूर सत्य का साथ चाहता है, हर किसान सत्य का साथ चाहता है, हर व्यापारी सत्य का साथ चाहता है, हर नौजवान सत्य का साथ चाहता है। अगर सत्य का साथ होता तो आज हमारे प्रदेश और हिंदुस्तान का नौजवान पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद वो दर दर की ठोकरें नहीं खाता। अगर आज सत्य का साथ होता तो आज हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षकों पर लाठियां नहीं पड़ती। इसलिए वो जो आप मुट्ठी भर कह रहे हैं क्रांति लाने के लिए तो एक, अगर कहीं पे हमें 16 भड़काना है तो एक चिंगारी छोड़नी पड़ेगी। जब तक चिंगारी नहीं आएगी वो 16 नहीं बनेगी। ये मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही भारतीय सुहेलदेव पार्टी की सरकार बनाएंगे, और जो लोग सत्य का साथ देते हैं वो लोग सब भारतीय सुहेलदेव पार्टी में आएंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।